नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्जाम पोर्टल में। दोस्तों, हम लोग साइंस पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। हमारा फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर फिर से स्टार्ट हो गया है। दरोगा बहाली में हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया था और हमारे 200 से ज़्यादा बच्चे जो हैं, जो पेट था उसमें क्वालिफाई किए थे। अंतिम रूप से मेरिट लिस्ट में लगभग 70 से 75 बच्चों का चयन हुआ है। अभी हम लोग फ़िलहाल जो 28 जून से बैच शुरू किए हैं उसमें बिहार पुलिस जो कांस्टेबल है उसकी तैयारी कराएंगे, होमगार्ड की तैयारी कराएंगे और जो भी फिजिकल होता है उसमें तैयारी कराएंगे। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल करके उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग फिजिक्स शुरू करते हैं। देखिए, ये जो गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है इसमें हम लोग सिर्फ बताते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाना तो थोड़ा टाइम टेकिंग चीज़ है, इसलिए उतना मेरे पास अभी टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि मैं जितना आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ उतना कर दूँ। देखिए, हम लोग गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे थे। गुरुत्वाकर्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। जो देखिए, कोई भी बल होगा, आप चाहे न्यूटन का प्रथम लॉ, द्वितीय लॉ, मतलब तृतीय लॉ, तीनों नियम है, इसका एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिए। ठीक है, कोई भी मतलब थ्योरी पढ़ेंगे उसका एग्जाम्पल ज़रूर याद रखेंगे। जैसे अब केंद्रीय बल कहाँ यूज होता है उसका एग्जाम्पल, अभिकेंद्रीय बल कहाँ यूज होता है उसका एग्जाम्पल, संवेग संरक्षण सिद्धांत अगर पढ़ रहे हैं तो क्या है और उसका एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल ज़रूर याद रहना चाहिए। क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्पल से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ग्रेविटेशन क्या है ये तो नॉर्मल सब लोग जानते ही है कि हर पिंड में कुछ शक्ति होती है जिसमें वो किसी दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो आकर्षण बल है। और सबसे दुर्बल बल भी है, तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था। सबसे प्रबल बल कौन सा है, तो अंतर आणविक बल होता है सबसे प्रबल बल। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पढ़िएगा आप लोग। अब देखिए, एक चीज़ है, यह एक केंद्रीय बल है, संरक्षित बल है, ये सब पढ़ लीजिएगा। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ये वाला जो गुरुत्वाकर्षण है कि पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा इसको। इसका फार्मूला होता है F बराबर ये G m1 गुने m2 बटा r²। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बीच का ये r जो है दूरी को बताता है। मतलब जैसे कोई भी पिंड यहाँ पे है, कोई भी पिंड यहाँ है, ये जो है इसके बीच की दूरी को r हो गया, इसका मास m1 हो गया, इसका मास m2 हो गया। तो जो फोर्स होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, वह होगा g, एक सार्वत्रिक नियतांक है जिसका मान कहीं भी नहीं बदलता है। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, ये हमेशा इसका मान होता है अपना और ये हर जगह फिक्स होता है। तो इसका और इसका गुणनफल और बीच के दूरी के वर्ग, मतलब इसका स्क्वायर के बराबर होता है। यही गुरुत्वाकर्षण बल का जो है वो व्यंजक है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये वाला आप याद रखिए। ये भी एक गुरुत्व का फॉर्मूला है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसका ना एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे क्या क्या हेल्प करता है, क्या पृथ्वी पर क्या मतलब इससे होता है। ठीक है, तो पहला नंबर ज्वारभाटा वगैरह आता है, पृथ्वी घूमती है, ये मतलब बहुत सारा जो एग्जाम्पल है उसको हम एकदम याद रखेंगे। क्योंकि पिछले बार क्वेश्चन पूछा था, वो एक गेंद वाला क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति गेंद पीछे की ओर कैच करता है तो उसमें कौन कौन सा रूल फॉलो होता है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन वो पूछेंगे। ठीक है, कि ज्वारभाटा में कौन कौन से कारक होते हैं उसके चलते ज्वारभाटा आता है। तो इस टाइप का अगर कुछ चीज़ है क्वेश्चन तो वो एग्जाम्पल से ही सॉल्व होगा, इसलिए आप लोग एग्जाम्पल इसको पढ़िए। ठीक है, ये जी में संबंध इसका कुछ नहीं पढ़ना है। गुरुत्वीय त्वरण पढ़ लीजिएगा। अगर कोई वस्तु एक समान रूप से नीचे गिर रही है तो तो जो त्वरण उसमें उत्पन्न होता है उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, और ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक चीज़ और है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। इसमें द्रव्यमान और भार पढ़ना है, तो द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है ये दिया हुआ है, इसका कंपेरिजन किया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, द्रव्यमान और भार लगभग लगभग लगेगा आप लोग को एक ही चीज़ है, नहीं, लेकिन अंतर होता है। भार जो होता है ना उसमें गुरुत्वीय त्वरण ऐड होता है, और जो द्रव्यमान होता है उसमें सिर्फ बल और त्वरण का अनुपात होता है। ठीक है, तो इसको मात्रा बोला जाता है, इसको भार बोला जाता है। क्यों, इसमें गुरुत्वीय त्वरण, देखिए द्रव्यमान जो है ना, कहीं पे पृथ्वी पे अगर ये पृथ्वी है तो यहाँ पे जितना जिस कोई वस्तु का द्रव्यमान m वस्तु है, यहाँ द्रव्यमान, यहाँ द्रव्यमान, यहाँ द्रव्यमान, कहीं भी रहेगा तो द्रव्यमान नहीं बदलेगा, लेकिन भार बदल जाएगा। हम जानते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति विषुवत रेखा पर है तो उसका जो भार होता है वो कम होता है, लेकिन जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ता जाएगा तो उसका भार बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और है, पृथ्वी के केंद्र
जाने पर भी मतलब अगर केंद्र की ओर जा रहे हैं तो भार घटता जाएगा और केंद्र में जाकर शून्य हो जाएगा। तो ये इसका एग्जाम्पल दिया है। पहले तो इसका कंपेरिजन पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद इसका एग्जाम्पल, ये मैंने सारा टिक लगाया हुआ और मैंने सब याद भी किया था, आप लोग भी इसको याद कीजिए। लिफ्ट में पिंड का भार क्या क्या परिवर्तन, अगर डोरी टूट जाएगा तो क्या होगा, अगर डोरी टूटने के बाद लिफ्ट नॉर्मल वेग से गिरेगा तो क्या होगा, अगर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जो 9.8 होता है उससे ज़्यादा स्पीड में गिरने लगे तो क्या होगा, तो वही व्यक्ति का सर ऊपर छत से टकरा जाता है। तो ये आप लोग पढ़िएगा इसको, ठीक है। केपलर का नियम है, ये पढ़िएगा। केपलर बताए थे कि कोई भी पिंड है, अगर जैसे ये पिंड है और सूर्य के जितना नज़दीक है ना उतना तेज़ी से घूमेगा, जितना दूर है पिंड वो उतना धीरे धीरे घूमेगा। तो देखते हैं बुध का जो है वो परिक्रमण काल मात्र 84 डेज होता है तो कम है, और वही अरुण का देखिएगा तो बहुत कितना 100 साल होता है, तो ये ज़्यादा है। तो यही केपलर महोदय बताए थे, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको भी पढ़ लीजिए। अब देखिए उपग्रह सैटेलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इसको पढ़िएगा। काहे कि हम लोग जानते हैं कि आज भी कल जितना भी सूचना, जो आज कल कहा जाता है कि सूचना क्रांति हुआ है, जैसे सोशल मीडिया हो, कुछ भी हो, मतलब अगर कोई भी चीज़, ये सब चीज़ें काम कर रही हैं तो इन्हीं के बदौलत काम कर रही हैं, ठीक है। आज इतना संचार जगत विकसित हुआ है, लोग इतने एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए हैं, उसमें उपग्रह का सबसे बड़ा रोल है और इसी का रोल सबसे मुख्य रूप से है। तो उपग्रह दो टाइप का होता है, पहले तो इसको समझिएगा। जैसे पृथ्वी है, एक होता है कि ये इसके ऐसे घूमेगा, ठीक। तो इसको बोला जाता है ये क्या होता है, एक ऐसे घूमता है और एक ऐसे भी घूमता है, ठीक है, ऊपर से ऐसे ऐसे, ठीक। तो एक होता है सूर्य मतलब भूअस्थायी उपग्रह, और एक होता है सूर्य तुल्य कालिक उपग्रह। मतलब कहने का अर्थ यही है, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए पृथ्वी है ऐसे, ठीक, ऐसे घूमेगा, ठीक। तो ऐसे क्या होगा कि पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही थी, साथ साथ घूम रहा है। मतलब अगर मान लीजिए सैटेलाइट यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे सैटेलाइट है, तो ये क्या करेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे इंडिया है तो इसके साथ साथ इंडिया ऐसे पृथ्वी के साथ साथ घूम रहा है, तो सैटेलाइट भी इसके साथ साथ तो ये हमेशा फोकस इसका इंडिया पे रहेगा, और इंडिया में जो भी घटना या प्रसारण होगा तो टीवी वगैरह पे प्रसारण हमेशा इंडिया पे होता है। अगर नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा कि ये स्थिर रह जाएगा, पृथ्वी घूमती रहेगी, तो फिर तो इंडिया आगे चला जाएगा, दूसरी जगह प्रसारण होने लगेगा। इसलिए उपग्रह भी इसके साथ साथ घूमता है। तो इसको देखिए, कोई भी उपग्रह है ना, उसका जो ये स्पीड होता है घूमने का, ये वाला घूमने का जो स्पीड होता है, ये ना पृथ्वी से ऊंचाई पर डिपेंड करता है। हम केपलर वाला थ्योरी पढ़े थे, उसमें बताए थे केपलर महोदय कि पृथ्वी से जितना कोई वस्तु पृथ्वी से जितना दूर होगी वो उतना लेट से घूमेगी, और पृथ्वी के जितना पास होगी उतना तेज़ी से घूमेगी। तो इसको हम लोग इस तरीके से सेट करते हैं कि ये पृथ्वी के जो घूर्णन गति है उसके एकदम बराबर उसके साथ साथ घूमे, ठीक है। और थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो उसमें कुछ बूस्टर लगे होते हैं उपग्रह में, वो 2 साल 3 साल पे या साल भर पे उसको वैज्ञानिक लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो यही स्टेशन से कंट्रोल होता है तो उसको वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं, फिर से वो अपने पृथ्वी के साथ घूमने लगता है, ठीक है। तो इसको भूतुल्यकालिक कक्षा में कहा जाता है। मतलब ये क्योंकि ये भूतुल्यकालिक इसलिए है कि इसको भू अस्थायी या भू स्थिर भी कहते हैं। मतलब ये हमेशा ज़मीन से, अगर मान लीजिए अगर कोई हम टेलीस्कोप से देखें तो वो हमेशा स्थिर प्रतीत होगा, क्योंकि वो भारत के साथ साथ घूम रहा है। भारत जैसे पृथ्वी के आगे जा रही है वैसे ही उपग्रह भी उसके साथ साथ जा रहा है। तो इससे ये संचार होता है। क्योंकि टीवी अगर देख रहे हैं हम, मान लीजिए टीवी देख रहे हैं, अब प्रसारण इंडिया का उपग्रह है, इसके आगे अगर घूम रहा है तो इंडिया में प्रसारण हो रहा है। अगर इंडिया आगे चला जाए और उपग्रह वहीं रह जाए तो पता चला कि उपग्रह फिर दूसरी जगह सिग्नल भेजने लगा, तो फिर वहाँ के टीवी में। तो इसलिए संचार उपग्रह जब भी होगा तो भू अस्थायी उपग्रह के द्वारा ही होगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ होता है, इसमें क्या होता है, भू अस्थायी जो उपग्रह होता है, मान लीजिए ऐसे है और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो क्या होगा कि ये कभी सूर्य के प्रकाश के सामने आएगा और कभी सूर्य के प्रकाश के बाहर भी चला जाएगा। मतलब कभी रात में रहेगा, कभी दिन में रहेगा। तो इसमें ना जो बैटरी वगैरह इंस्टॉल रहता है कि जिससे जब ये सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा हो तब ये बैटरी वगैरह से मतलब संचालित हो जाए। लेकिन जो ये वाला जो होता है, ऐसे वाला जो घूमता है, इसमें सोलर पैनल रहता है और ये सोलर पैनल हमेशा काम करता है। क्योंकि पृथ्वी कैसे भी घूमेगा, ये तो ऐसे घूम रहा है, इसको हमेशा सूर्य का प्रकाश मिलेगा। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये हमेशा सूर्य के सामने रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बीमारी यह है कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये ऐसे घूम रहा है, ठीक। तो यहाँ पे अगर इंडिया है
तो ये उपग्रह यहाँ से घूमते आया आया ऐसे घूमते 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 फिर यहाँ पे आया। तो मतलब कहने का अर्थ है 24 घंटे में एक बार ही इंडिया के पास ऊपर से गुजरेगा, ठीक है। तो हमेशा रह नहीं रहा है। तो इससे क्या होता है, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, जो जैसे बाढ़ वगैरह आया, जो इंडिया पे बादल वगैरह छाया हुआ है, उसका इमेज वगैरह लेते हैं। रिमोट सेंसिंग वगैरह जो होता है, जैसे कोयला खदान या जो जैसे मान लीजिए कहाँ, जैसे मान लीजिए जंगल था इंडिया एथी पे, मतलब भारत में कहीं जंगल है, उसका कटाई हो रहा है, तो फिर 24 घंटा के बाद वो आएगा उस पर, तो फिर उसका फ़ोटो खींच के भेजेगा। तो हम तुलना कर सकते हैं कि कोई मान लीजिए भूभाग पे वन था, उसके बाद मतलब 5 महीने बाद कितना वन बचा हुआ है। तो इससे हमको पता चलता है कि हो सकता है वहाँ वनों की अवैध कटाई हो रही हो। तो रिमोट सेंसिंग वगैरह में इसको यूज किया जाता है। तो संचार में कौन सा उपयोग होगा, भू अस्थाई, और जो रिमोट सेंसिंग में यूज होता है दूर संवेदन में, वो कौन सा होता है, सूर्य तुल्यकालिक वाला, जो सूर्य के हमेशा सामने रहता है। जे और ये हम जो सूर्यकालिक जो रहता है, ये हमेशा जैसे ये पृथ्वी है, ये ध्रुव की ओर घूमता है, मतलब ध्रुव का चक्कर लगाता है। हम एक बार ध्रुव से गुजरेगा और पोल के मतलब एकदम समानांतर गति करता है, ठीक है। और जो ये वाला जो होता है, ये क्या होता है, ये हमेशा पृथ्वी के भूमध्य रेखा के पैरेलल में घूमता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। तो 2 टाइप का होता है, तो उपग्रह की चाल, परिमाण, कक्षीय चाल, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और देखिए गुरुत्व का केंद्र, ये सब थोड़ा सा पढ़िएगा। और ये गुरुत्व केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ है तभी किसी चीज़ पे स्थिर है, ठीक है। इसका गुरुत्व केंद्र अगर हम बदल देते हैं तो ये लुढ़क जाएगा, फिर से ये आगे जाएगा और इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ आएगा तभी स्थिर रहेगा, ठीक। तो कोई भी वस्तु अपने मतलब कि संतुलन में तभी रहेगी जब उसका गुरुत्व केंद्र पृथ्वी के आधार के मतलब 90 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, देखिए पीसा की मीनार झुका जरूर है, जैसे पीसा का मीनार है, ठीक है, ऐसे झुका हुआ है, लेकिन इसका जो गुरुत्व केंद्र है वो पृथ्वी पर सीधे आता है, इसीलिए झुका हुआ होते हुए भी गिरता नहीं है। जब मान लीजिए हम लोग पहाड़ चढ़ते हैं, ऐसे पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो कोई आदमी अगर ऐसे पहाड़ चढ़ रहा है, पहाड़ चढ़ रहा है, तो आगे की ओर क्यों झुकता है, काहे कि उसका जो मान लीजिए यहाँ से गुरुत्व ऐसे गुजरेगा, तो गुरुत्व अगर यहाँ पे आ गया तो ये तो पीछे गिर जाएगा। लेकिन अगर ये झुक जाएगा हल्का, तो गुरुत्व अगर इसके एकदम सीधा आ जाएगा तो फिर वो नहीं गिरेगा, ठीक है। तो संतुलन के लिए जो है गुरुत्व केंद्र बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा। और अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, प्रेशर में कुछ इम्पोर्टेंट है, कोई एक क्वेश्चन पूछा भी हुआ था, एक मतलब ऐसे ही दाब का परिभाषा पूछा था एक बार दरोगा में, तो वो नॉर्मल सब कोई बनाया था, ठीक है। तो दाब का परिभाषा पढ़िए, ये वाला जो एग्जाम्पल है कि दाब का कहाँ कहाँ यूज होता है उसको पढ़िए, ठीक है। अब देखिए घनत्व, घनत्व पढ़ना है, ठीक। कि घनत्व क्या होता है, तो घनत्व को मतलब आप कह सकते हैं जैसे कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना रहता है, जो जितना डेंस रहेगा और तो उसको मतलब उसका घनत्व का, जैसे ज़्यादा डेंस है तो कहा जाएगा कि इसका घनत्व बहुत ज़्यादा है, कम डेंस है तो उसका कहा जाएगा घनत्व कम है। जैसे वायु, उसका घनत्व कम है, क्या हुआ, मतलब वो उसकी जो अणु है वो दूर दूर रहते हैं, तो इस टाइप से है। इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। और इसका परिभाषा तो एकदम याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि एक चीज़ पूछा था कि घनत्व किससे नापा जाता है, शायद ये क्वेश्चन पूछा था। और आर्द्रता किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर। फिर एक बार और क्वेश्चन पूछा था कि शायद कोई वाष्पीकरण वाला कोई क्वेश्चन था कि उसको किससे नापा जाता है। तो उस टाइप का क्वेश्चन अगर रहे आर्द्रता वगैरह वाला कि दबाव किससे नापा जाता है, अगर मान लीजिए हमको कि किसी जगह का अगर वायुमंडलीय प्रेशर नापना हो तो किस यंत्र से नापेंगे, तो बैरोमीटर, बैरोमीटर का जो इति होता है वो कितना बार होता है, तो 700 कुछ बार होता है, तो आगे अभी मिल जाएगा। तो उसको वो ये सब पॉइंट थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। द्रव में दाब का प्रभाव क्या होता है, पास्कल का नियम क्या कहता है। पास्कल का नियम कुछ नहीं है, पास्कल का नियम यही कहता है ना कि अगर मान लीजिए कोई बर्तन है, ठीक है, कोई बर्तन है, ठीक, कोई बर्तन है, अब इसमें मान लीजिए कोई द्रव भरा हुआ है, ठीक है, और इस पे हम प्रेशर देंगे ना, तो क्या होगा ना कि देखिए बल तो हम ऊपर से दे रहे हैं, लेकिन ये बल ना चारों तरफ बराबर भाग में बंट जाएगा, ठीक। यही है पास्कल का नियम, मतलब सारे क्षेत्र पे ये बराबर भाग में बल लगाएगा, ठीक। तो पास्कल का नियम यही करता है। इसी के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक वगैरह भी
काम करता है। ठीक, तो ये वाला थोड़ा सा आप देखिएगा। देखिए हाइड्रोलिक कैसे काम, मान लीजिए हाइड्रोलिक क्या होता है, ऐसे होता है। हाइड्रोलिक होता है, मान लीजिए ऐसे होता है, एक लीवर होता है, इसमें प्रेशर, ये प्रेशर से द्रव को आगे ढकेला जाता है, तो द्रव इधर आगे जाता है और उससे कोई काम होता है। ठीक है, तो देखिए प्रेशर ऐसे लगता है, लेकिन द्रव का क्या, इधर इधर सब जगह लगता है। और इसका चूँकि नली यहाँ पे खुला रहता है, तो द्रव तेज़ी से आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह ऐसे ही काम करता है। तो थोड़ा सा आपको गूगल कर लीजिएगा यूट्यूब वगैरह पे, तो वहाँ आप देख सकते हैं ट्रैक्टर वगैरह में ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, जो ट्रॉलियाँ वगैरह होती हैं या जो डंपर वगैरह होता है, बड़े बड़े ट्रकें होती हैं, उनका जो ऊपर का भाग होता है, जैसे उसमें कोई वस्तु लादा गया उसको उतारने के लिए, तो उसमें इसका ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, कोई वस्तु को उठाने में भी इसका यूज होता है। तो ये पास्कल का नियम पर आधारित यंत्र है। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब, इसको हम लोग को पढ़ना है। एक बार बराबर इतना न्यूटन मीटर होता है, याद रखना है। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए कहे ना एग्जाम्पल जहाँ पे होगा याद करना। पहाड़ पे खाना बनाएंगे, अगर दाब कम होगा तो खाना लेट से बनेगा, पकेगा नहीं जल्दी से। अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अगर हम लोग बिना सिलेंडर के वहाँ जाते हैं तो नाक में से खून भी निकलने लग सकता है। ऐसा भी होता है जब गर्मी के दिनों में वायुमंडलीय प्रेशर कम हो जाता है, तो देखते होंगे कि व्यक्ति के नाक से खून निकलने लगता है। जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं नाक को फट जाती हैं, काहे कि प्रेशर कम हो गया, तो रक्त का दबाव जो है बाहर की ओर ज़्यादा पड़ने लगता है, जिससे नली फट जाता है, तो नाक में खून वगैरह। तो ये भी हमारे जीवन में एक समझिए उपयोग है, या इसको एक दुष्प्रभाव कह लीजिए। ठीक है, कमी के कारण जो फाउंटेन पेन, जो नीब वाला स्याही वाला पेन होता है, उसमें से स्याही बाहर आने लगता है। देखिए एक चीज़ तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी भी जो लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही हवा जाएगी या कुछ भी जाएगा। ठीक, तो मान लीजिए अगर फाउंटेन पेन है। ठीक, इसमें प्रेशर जो द्रव भरा हो उसका प्रेशर अपना एक प्रेशर है जो इसके सतह पे लगा रहा है, जो किनारे वाला दीवार है। अब मान लीजिए बाहर कम प्रेशर हो गया, तो हमेशा कोशिश करेगा ये बाहर की इस साइड में आ जाए, कम प्रेशर की ओर आ जाए, तो संतुलित करने के लिए। तो ये चीज़ होता है फाउंटेन पेन में, तो ये स्याही बाहर की ओर आ जाता है और गिर जाता है। इसलिए बोला जाता है कि प्लेन वगैरह में स्याही वाला पेन लेके नहीं जाने के लिए। ठीक है, अब देखिए बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से गिरेगा तो आंधी आएगा, और से अचानक होता है, अचानक गिरेगा तो आंधी आएगा, और जब धीरे धीरे गिरेगा ना तब मौसम साफ रहेगा। ठीक, ये मतलब पानी के बॉयलिंग और जो बर्फ़ का गलनांक होता है 0 डिग्री, उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है दाब का, ये दिया हुआ है, इसको पढ़िएगा क्योंकि ये पूछा है क्वेश्चन दरोगा में। ठीक है, देखिए जिन पदार्थों का आयतन गर्म करने पर बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक भी बढ़ता है। ठीक, मोम और घी। जिन पदार्थों का आयतन गर्म करने पर घटता है, जैसे पानी, तो उस दाब बढ़ाने पर गलनांक भी घट जाता है। ठीक है, अब देखिए बायोन्सी हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब पूरा अभी PDF इसका उपलब्ध नहीं है शायद, तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।